ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैं तुम्हें सीधा सीधा सिनेरियो समझा रहा हूं। एक ट्रेन है, एक ट्रेन खड़ी है स्टेशन पे। स्टेशन पे एक ट्रेन खड़ी है और उसमें ना एक ऐसे विंडो वाली साइड पे एक बच्चा बैठा है, उसके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, उसके हाथ में ये मार्कर है। तो उसने क्या किया, वो विंडो वाली सीट पे बैठा है, स्टेशन पे ट्रेन खड़ी है, उसने हाथ बाहर निकाला और ये मार्कर को फेंक दिया नीचे। ठीक है, उसने हाथ बाहर निकाला, मार्कर नीचे फेंक दिया, मार्कर नीचे जाके गिर गया t1 सेकंड में। मार्कर गोस डाउन t1 सेकंड्स। फिर ट्रेन चल पड़ी, ट्रेन चल पड़ी और ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रेन की स्पीड कर दी 30 मीटर पर सेकंड। पहले ट्रेन खड़ी थी स्टेशन पे, तो पहले ट्रेन की स्पीड कितनी थी, 0, u was 0 and the time of flight was t1। फिर ट्रेन चल पड़ी 30 मीटर पर सेकंड से। अब उसने एक और मार्कर था उसके हाथ में, उसने नीचे फेंक दिया, वो नीचे गिर गया t2 सेकंड। उसके बाद क्या हुआ, इस वाले केस में एक्सेलरेशन वाज इक्वल टू 0। अब उसके बाद क्या हुआ, ट्रेन चल रही थी 30 मीटर पर सेकंड से, एकदम से जो ड्राइवर था ट्रेन का, उसने एक्सेलरेट कर दी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से। अब ये 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही थी, एक्सेलरेशन थी इसकी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उस टाइम पे एक और मार्कर था बच्चे के पास, उसने वो भी नीचे फेंक दिया एंड द टाइम वाज t3 seconds। ओके, आई होप द सिनेरियो इज क्लियर। एक बच्चा, उसके पास 3 मार्कर है, वो ट्रेन में बैठा है। जब स्टेशन पे खड़ी है ट्रेन, तब उसने नीचे फेंक दिया एक मार्कर, और जब चल रही है ट्रेन, उसने एक और मार्कर नीचे फेंक दिया, और फिर जब एक्सेलरेट हो रही है, उसने एक और मार्कर नीचे फेंक दिया। नीचे फेंक दिया मतलब ही ड्रॉप्ड इट, यू नो, ही डिडंट डू दिस। उसने ऐसे नीचे नहीं मारा, उसने ऐसे नीचे मारा, ये हाथ बस खोल दिया उसने, अपने आप गिर गया मार्कर। तो इन दोनों केसेस में द टाइम्स वर t1, t2 एंड t3। माय क्वेश्चन टू यू इज, यू डू योर कैलकुलेशन, तुम अपना फिजिक्स लगा के बताओ कि t1, t2 और t3 में क्या रिलेशनशिप है। तीनों में से कौन छोटा होगा, कौन बड़ा होगा, और कितना बड़ा होगा। t3 is equal to 2 times t1, t2 is equal to 1/3 of t2, whatever. What is the relationship between t1, t2, t3? ओके, एनीबॉडी, कोई मेरे को अप्रोच बता सकता है कैसे कर सकता हूँ इसको? जस्ट टेल मी द अप्रोच, मैं किस तरीके से इसको अप्रोच करूं क्वेश्चन को, या फिर किसी का अगर आंसर आ गया तो फिर तो आंसर ही बता दो। Okay, anybody, can you please tell me the approach? Sir, T1 equals to T2 equals to T3. All right, yes, that's correct. T1 equal to T2 equal to T3. Very good.
कोई और है जिसका यही आंसर आ रहा है? T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3। भावना ट्विंकल सैक, T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3, ये वाला आंसर आ रहा है किसी का? Okay, Manan, your answer is correct. 100% correct answer. T1 equal to T2 equal to T3. मतलब तीनों केसेस में the time of flight of the marker will be same. Okay. Now let's see why. अब तीनों केसेस में you see, अगर तुम विंडो से ड्रॉप करोगे मार्कर को, in all the three cases the height, जितना ये हाइट है, जितना ये मार्कर नीचे ट्रेवल करेगा, वो हाइट रिमेन्स द सेम। हाइट रिमेन्स द सेम। पहले सिनेरियो देख लेते हैं कि मतलब मार्कर की किस तरीके से जाके गिरेगा मार्कर। ओके, लेट्स से आई टेक केस नंबर 1, जहां पे ये गाड़ी खड़ी है ऐसे स्टेशन पे। ओके, ये स्टेशन पे ट्रेन खड़ी है, नीचे कुछ ग्राउंड है। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 5 मीटर। तो ये उसकी विंडो है। इस विंडो से जब उसने मार्कर ड्रॉप कर दिया, ये मार्कर सीधा सीधा नीचे आके यहां पे गिर जाएगा, 5 मीटर सीधा सीधा नीचे गिर जाएगा। दिस इज केस 1। ये तो मेरे को समझ में आ गया। एक दूसरा केस है जब ट्रेन आगे की तरफ जा रही है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब इसमें भी नीचे एक ग्राउंड है। अब यहां पे जब वो ड्रॉप करेगा, जब वो ड्रॉप कर रहे मार्कर को, तो नीचे वाली वेलोसिटी इज 0, लेकिन ऑलरेडी देयर इज अ वेलोसिटी इन द राइट डायरेक्शन विच इज 30 मीटर पर सेकंड। तो वो नीचे तो गिरेगा ही, लेकिन वो राइट को भी 30 मीटर पर सेकंड जाता जाएगा। ओके, क्योंकि कुछ डिसेलरेशन तो हुई नहीं, राइट वाली वेलोसिटी तो 30 है, तो नीचे वाली वेलोसिटी तो ग्रेविटी की वजह से बढ़ जाएगी, 0 से बढ़ के कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, लेकिन राइट वाली वेलोसिटी 30 रहेगी। सो दिस projectile will go something like this. This is case number 2. Now the third case is where the train is going at 30 meter per second and acceleration is 5 meter per second square. In this case there is a ground. अभी exactly same case होगा कि नीचे is 0, राइट वाला क्या है 30, तो वेलोसिटी है 5, उसकी एक्सेलरेशन है, तो थोड़ा और दूर जाके गिरेगा वो ऐसे। या ठीक है, तो ये 3 केसेस बन गए मेरे, किस तरीके से वो मार्कर नीचे जाके गिरेगा। नाउ मेरे को एनालिसिस करना है सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट का। और टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस पे डिपेंड करती है? सो क्या टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ ये जो 5 मीटर डिस्टेंस है, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, इस पे डिपेंड करेगी टाइम ऑफ फ्लाइट? अब ये 5 मीटर डिस्टेंस है और नीचे की स्पीड से फेंका गया 0 की स्पीड से, बिकॉज इट इज ड्रॉप्ड। तो 5 मीटर नीचे आने में उसको कितना टाइम लगेगा? अगर मैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाऊं, so this distance is -5, u is 0, -5 t square, t comes out to be 1 seconds, तो ये वाला आ जाएगा नीचे 1 सेकंड में। इस वाले को देखते हैं। इस केस में हाइट उतनी हुई है 5 मीटर, हाइट 5 मीटर है और नीचे वाली स्पीड इज 0, तो ये भी नीचे आ जाएगा 1 सेकंड में। टाइम इसका भी 1 सेकंड होगा, लेकिन ये उसके बाद 1 सेकंड में कितना आगे चला जाएगा? स्पीड इज 30, तो ये यहां पे 30 मीटर दूर, 30 मीटर दूर जाके गिरेगा, 30 मीटर दूर जाके गिरेगा, बट टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 1 सेकंड। दिस इज T2, दिस इज T1। थर्ड केस, ये डिस्टेंस उतना ही है 5, ड्रॉप किया गया 0 की स्पीड से, तो T3 विल बी 1 सेम, एंड दिस रेंज इज हाउ मच? इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अब फॉरवर्ड वाली डायरेक्शन में वेलोसिटी भी है और एक्सेलरेशन भी है, सो दिस रेंज इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस u is 30 into 1 plus half into 5 into 1 square. This gives me 30
This gives me 2.5. So this gives me 32.5 मीटर. लेकिन रेंज तो मैंने एक्स्ट्रा निकाल दी. मेरे को क्या निकालना था? T1, T2 and T3. तीनों केसेस में because the height is same और मैंने उसको तीनों केसेस में कोई भी vertical velocity नहीं दी. That means my time of flight will be same in all the three cases. Is it okay? Please give me a thumbs up if this is okay. All right. Okay. Okay. So I am moving on to the next question. एक बंदर बैठा है पेड़ पे. मेरे को नहीं पता किस हाइट पे बैठा है. ठीक है. एक बंदर बैठा है पेड़ पे. वो किसी भी हाइट पे हो सकता है. वो 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, किसी भी हाइट पे वो बैठा हो सकता है. ऐसा कुछ पेड़ है. ठीक है. तो यहां पे कहीं पे बैठा है वो बंदर. ओके. ये लग नहीं रहा बंदर, पर मान लो इसको ये बंदर है. तो वो किसी हाइट पे बैठा है पेड़ पे. अब एक बंदे के पास एक गन है. एक बंदे के पास ना एक गन है. वो बंदा यहाँ पे है. वो गन से इसको शूट करने वाला है, लेकिन उसको ना ये एंगल पे गन चलानी आती नहीं है. उसको सिर्फ हॉरिजॉन्टली गन मारनी आती है. एंगल पे वो मारेगा, उसको पता है कि उसका हर बार गलत ही लगता है निशान. तो वो क्या कर रहा है? वो किसी तरीके से कुछ क्या करना चाहते हैं, वो ना इसकी रेंज में आना चाहते हैं. वो सोच रहा है कि ये बंदा अगर यहाँ पे पहुंच जाए, यहाँ पे जाके उसको सीधा सीधा ऐसे शूट कर देगा हॉरिजॉन्टली. ठीक है. तो इसने क्या किया, ये बंदा ना एक स्टेयरकेस ले आया यहाँ पे ऐसे. तो इसने क्या किया, गन तो इसके पास यहाँ पे भी जो ऐसे चलाई जाती है, तो ये ऊपर चढ़ गया 1 2 3 4 किसी स्टेप्स पे चढ़ गया. वो बिल्कुल ऐसे मंकी की रेंज में आ गया. जहां पे ये जो मंकी की हाइट है, दिस इज h, तो ये भी बिल्कुल h पे आ गया. h पे आके इसने सीधा ऐसे शूट कर दिया. h पे आके सीधा उसने मंकी को शूट किया. तो जैसे ही उसने शूट किया, ठीक है, जैसे ही उसने अपना ट्रिगर दबाया, मतलब जैसे ही बुलेट निकली उसकी गन में से, एट द सेम मोमेंट द मंकी jumped as in he dropped down. वो जिस भी बैठा था ब्रांच पे, एकदम से वो ऐसे नीचे गिर गया. द एग्जैक्ट सेम मोमेंट, जिस मोमेंट पे बुलेट फायर हुई, उसी सेम मोमेंट पे ये जो मंकी है वो नीचे ड्रॉप हो गया. द क्वेश्चन इज, तुम्हें मेरे को ये बताना है सबसे पहले तो कि ये जो बंदर है वो यहां कहीं पहुंच जाएगा नीचे, ये बंदर कहीं यहां पहुंच जाएगा नीचे और गोली इसके आगे से निकल जाएगी. तो तुम्हें बताना ये कितना डिस्टेंस होगा, कि मतलब वो कितना नीचे गिर जाएगा बंदर, कि वो कितने डिस्टेंस से बच जाएगा गोली. राइट. तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, इसको क्या किस एंगल पे मारनी चाहिए. मैं एग्जैक्टली तो एंगल पूछना चाह रहा हूं कि उसके लेवल पे आके इस हंटर को किस एंगल पे गोली मारनी चाहिए ताकि वो बंदर को जाके लगे. दिस इज द क्वेश्चन. Okay, I hope, is it clear? The question is clear, first of all. Please give me a thumbs up अगर क्वेश्चन समझ में आ गया. सबसे पहले तो सिंपल वाला क्वेश्चन करते हैं कि तुमने यहां चढ़ के उसको गोली मारी, वो उसने उसी सेम टाइम पे वो ड्रॉप हो गया. बताओ कितने ऊपर से निकल जाएगी गोली. कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ फंडे वंडे नहीं लगाने, कुछ मैथमेटिक्स में कुछ लिखने मत लग जाना. बस सिंपली बताओ कितने ऊपर से निकल जाएगी गोली. अगर कुछ और डेटा वेटा चाहिए तुम्हें कि पेड़ और स्टेयरकेस का डिस्टेंस कितना है, हाइट कितनी है, वो मुझसे पूछ लो अगर कुछ चाहिए. कोई और डेटा चाहिए तुम्हें इस क्वेश्चन में इसको करने के लिए. Sir, Distance between the staircase and the tree is 30 meters.
ठीक है, कुछ और चाहिए? कुछ और चाहिए शायद, कुछ और चाहिए होगा इसमें? So velocity. Yeah, very good. So the velocity of this bullet is equal to 30 मीटर पर सेकेंड. अब तुम्हें बताना है कि जब मैं उसको शूट करूंगा उसी टाइम पे ये बंदर ने नीचे जंप मार दिया, बताओ गोली कितने ऊपर से निकल जाएगी? Sir 5 meter. 5 मीटर. This distance will be 5 meters. Okay, everybody else? Okay, Bhavna, Twinkle, Saik. क्या हो रहा है? क्वेश्चन समझ में आ गया सबसे पहले? ठीक है मनन, कैसे किया ये 5 मीटर? Sir time equals to 1 second क्योंकि 30 मीटर पर सेकंड से फेंके और 30 मीटर डिस्टेंस. हाँ जी, टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड और 1 सेकेंड में मंकी कितना नीचे चला जाएगा? 5 मीटर. यस. सो नाउ द सिनेरियो इज लाइक दिस. जब वो यहाँ पे बैठा था, जो ऊपर बैठा था वो यहाँ पे, ओके, लेट्स से दिस इज द एम. तो तुमने इसको यहाँ से फायर किया 30 की स्पीड से. द डिस्टेंस इज 30, मतलब वो 1 सेकेंड में बुलेट यहाँ पहुंच जाएगी इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में मंकी कितना नीचे ड्रॉप हो जाएगा? 1 सेकेंड में जब तुम नीचे ड्रॉप करोगे, सो यू विल ड्रॉप डाउन 5 मीटर्स. सो दैट मींस बुलेट उसके 5 मीटर ऊपर से निकल जाएगी. इज दिस क्लियर? एवरीबॉडी एल्स प्लीज गिव मी अ थम्स अप. ओके, साइक. ओके, तो बुलेट मतलब बंदर के 5 मीटर ऊपर से निकल जाएगी. ये क्वेश्चन पूछा गया था एआई ट्रिपली में. ये क्वेश्चन पूछा गया था आज से 6 साल पहले एआई ट्रिपली में. एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन कि तुम एक लैडर पे चढ़ गए, तुम एक मंकी के लेवल पे आ गए और लेवल पे आके तुमने उस मंकी को शूट कर दिया, और जिस मोमेंट पे तुमने उस मंकी को शूट कर दिया उसी मोमेंट पे मंकी ने नीचे जंप मार दी. बताओ बुलेट कितनी ऊपर से निकल जाएगी? तो उसमें कुछ ऑप्शंस थी, 5 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, और फिर एक नीचे ऑप्शन थी नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट आंसर वाज डी पार्ट, none of these. Okay, so just to tell you the right answer is this bullet will hit the monkey. This bullet will hit the monkey. Now I want to ask you why. एक बार सोचो इसे. The bullet will hit the monkey. जिस टाइम पे हमने बुलेट को फायर किया उसी टाइम पे वो नीचे ड्रॉप हो गया. दैट इज ओके, वो 5 मीटर नीचे भी आएगा. बट आई एम टेलिंग यू, स्टिल इवन इन दिस केस द बुलेट विल हिट द मंकी. टेल मी व्हाई. थिंक अबाउट इट. Yes, Twinkle. So velocity of sound. Velocity of the sound. Sound का क्या है यार, इसमें कुछ है?
Now this has nothing to do with the sound. Okay, just let me tell you कि होगा क्या. मैं तुम्हें पूरा सिनेरियो समझा देता हूँ. हम दो बंदे ले लेते हैं. ये मेरी बुलेट, ग्रीन कलर इज द बुलेट एंड द ब्लैक वन इज द मंकी. तो मंकी ने क्या किया, एक सेकंड में वो ऐसे, मंकी का पाथ होगा नीचे, बुलेट का पाथ होगा ऐसे. तो मतलब when I fire the bullet, the monkey will come and the bullet will come like this. They will meet here. Tell me why. सोच के देखो यार, पता चल जाएगा. जब हम बिल्डिंग के ऊपर से किसी चीज को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं, ये मेरी बिल्डिंग है, यहाँ के ऊपर से मैंने किसी चीज को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया. अब ये सीधा सीधा थोड़े नहीं जाता रहेगा, थोड़ी देर बाद ऐसे गिर जाता है ना नीचे, है ना. थोड़ी देर बाद नीचे गिर जाता है ना, क्योंकि इस पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है. तो ये जो बुलेट है जिसको मैंने हॉरिजॉन्टली फायर किया था, फायर तो किया था हॉरिजॉन्टली, लेकिन इस बुलेट पे भी तो ग्रेविटी एक्ट करेगी ना. ग्रेविटी तो है ही. वर्टिकल वेलोसिटी में, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी इज 0. सो इस बुलेट की अगर तुम स्पीड को मैं 30 मान रहा हूं, तो एक्चुअली में बुलेट की स्पीड कितनी हुई, 30i प्लस 0j. और बुलेट की एक्सेलरेशन कितनी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 एक्सेलरेशन, वर्टिकल डायरेक्शन में 10 एक्सेलरेशन. तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ना 10, क्योंकि ग्रेविटी काम कर रही है. तो ग्रेविटी काम कर रही है, ग्रेविटी की वजह से बुलेट थोड़ा सा नीचे आएगी. अब नाउ ग्रेविटी की वजह से एक सेकंड में बुलेट कितना नीचे चली जाएगी. इनिशियल वेलोसिटी नीचे वाली डायरेक्शन में 0, क्योंकि हमने कोई वेलोसिटी दी नहीं है. एक्सेलरेशन इज 10, तो मतलब एक सेकंड में ये जो बुलेट है वो 5 मीटर नीचे आ जाएगी. और एक सेकंड में मंकी कितना नीचे आ जाएगा, 5 मीटर नीचे आ जाएगा. बुलेट कितना नीचे आ जाएगी, 5 मीटर. So now this is going to be the path of the bullet and this is going to be the path of the monkey. इन दोनों के बीच में कितना भी डिस्टेंस होता है, if this distance was 60 मीटर, 70 मीटर, 80 मीटर, whatever the distance be, जितना ग्रेविटी मंकी को नीचे फेंकेगा उतनी ग्रेविटी बुलेट को नीचे फेंकेगी. बिकॉज दोनों की इनिशियल स्पीड इज 0 इन दिस डायरेक्शन, दोनों की इनिशियल स्पीड इज 0 एंड दोनों पे एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, that is the force of gravity. Okay, so the bullet will exactly hit the monkey. Please give me a thumbs up if this was clear. AIEEE का क्वेश्चन था, ये सीधा सीधा वहां से पूछा गया था. And भावना इंसाइड. ओके, इसको नोट कर लेना, ठीक है. ये बहुत ही क्लास 6 से एग्जांपल्स हैं. ये एक बार पूछा गया AIEEE में, फिर उसके बाद इसके कुछ हजारों क्वेश्चंस बन गए. और अभी तुम कोई भी बुक उठा के देख लोगे, उसमें ये बड़े कॉमन से प्रॉब्लम्स होते हैं जो इससे रिलेटेड होते हैं, जिसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है. लेकिन सबसे पहले पूछा गया था ये 6 साल पहले, लेकिन आजकल इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. फिर ऐसा ही एक और क्वेश्चन जो आजकल बहुत सारे बुक्स में, नोट्स में तुम्हें लिखने को मिल जाएगा. सो दिस क्वेश्चन इज, हमने एक रेंज का फॉर्मूला सीखा था ना, कि मैं मान लो वो, ठीक है, जो ऐसे गोला फेंकते हैं ना, वो जो लोहे वाला गोला दूर फेंकना है मेरे को, तो मेरे को अगर दूर से दूर फेंकना है गोला, तो मैं 45 डिग्री के एंगल पे फेंकूंगा, सो दैट माय रेंज इज मैक्सिमम, क्योंकि रेंज डिपेंड्स अपॉन sin 2 theta. So now this range depends upon sin 2 theta, and the value of 2 theta, if this value is 90 degrees, then sin of 90 degrees is maximum. All right, so then the sin of 90 degree is maximum. Okay, I need to take someone out of this video. Somebody joined. Okay, so now the value of sin 2 theta is maximum when theta is equal to 45 degrees. क्योंकि अब 45 डिग्री पे क्या होगा, 2 थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, तो sin 2 थीटा हो जाएगा 1. अब जब sin 2 थीटा 1 हो गया, उसके बाद the range will become maximum. करेक्ट, ठीक है. तो इसके लिए अगर मेरे को कोई चीज दूर से दूर फेंकनी है, so what I'm gonna do is I'm gonna fire this object at an angle of 45 degree. अब तुम सोच लो, तुम्हारे पास है एक कैनन बॉल, तुम्हारे पास एक मशीन गन, ठीक है, एक मशीन गन है सर. हाँ जी, आलू ले.
ओके, टू रिमूव, या, so तुम्हारे पास एक मशीन गन, ओके, नाउ विद दिस मशीन गन यू हैव टू फायर इन ऑल द 4 डायरेक्शंस। मान लो मेरे पास एक मशीन गन है, यहां से मैं पूरा चारों तरफ ऐसे घुमाता जा रहा हूं, चारों तरफ मैंने बुलेट्स को फायर कर दिया अलग अलग एंगल्स पे, ठीक है, 0 पे कर दिया, 2 पे कर दिया, 3 पे कर दिया, 45 पे कर दिया, 90 पे कर दिया, सारे एंगल्स में मैंने चारों तरफ बुलेट चला दी। तुम ऐसा लगा लो मैं वॉर फील्ड में खड़ा हूं बिल्कुल बीच में, तो मेरे को कुछ नहीं पता चल रहा मेरे को क्या करना है। मैंने बुलेट चला दी चारों डायरेक्शंस में, ठीक है, हर एंगल पे मैंने बुलेट चला दी और बहुत सारी मैंने बुलेट चला दी इन ऑल 360 डिग्रीज। एंड जो मेरी मशीन गन है उसकी जो स्पीड है दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड इज 40 मीटर पर सेकेंड, राइट। जो मेरी मशीन गन थी उसकी जो स्पीड थी 40 मीटर पर सेकेंड, और उस मशीन से मैंने चारों तरफ बुलेट्स चला दी हर एंगल पे। बताओ ये जो मैंने सारी बुलेट्स चलाई हैं ये ग्राउंड पे कितना एरिया कवर कर ले? That's it. This is the question. पूछा गया था जी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन एक बार एयर ट्रिपली में, फिर उसके बाद बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ओके, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। यहाँ पे मैं खड़ा हूं बिल्कुल बीच में, यहां से मैंने फायर कर दिया एक ऑब्जेक्ट से किसी एंगल पे, फिर एक और ऑब्जेक्ट फायर कर दिया, एक और फायर कर दिया, एक 45 पे कर दिया, तो ऐसे मैंने हर डायरेक्शन में चारों तरफ मैंने बुलेट्स चला दिए, ठीक है। ओके, ऐसे मैंने चारों तरफ बुलेट चला दिए, पूरे 360 डिग्री के एंगल पे मैंने बुलेट्स चला दिए, और मेरी जो बुलेट फायर करने की स्पीड है दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। बताओ मेरी बुलेट्स कितना एरिया कवर कर लेंगे? ओके, प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ द क्वेश्चन इज क्लियर। क्वेश्चन रिपीट करूं या समझ में आ गया? ओके, प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ द क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, प्लीज अनम्यूट योरसेल्व्स एवरीबॉडी। एक बार मेरे को बताओ क्वेश्चन समझ में आया? ओके, बाकी लोग, मानन, ट्विंकल एंड भावना, क्वेश्चन समझ में आया? प्लीज गिव मी अ थम्स अप। भावना एंड ट्विंकल, ट्विंकल No, sir. नहीं समझ में आया? ठीक है जी। देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ बीच में, बिल्कुल बीच में मैं खड़ा हूँ, एंड व्हाट आई हैव इज आई हैव अ मशीन गन इन माय हैंड। आई हैव अ मशीन गन इन माय हैंड, और वहां से इस मशीन गन में से मैं एक प्रोजेक्टाइल फायर कर सकता हूँ ऐसे किसी भी एंगल पे। थीटा कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 0 to 90। मैं सीधा ऊपर मार सकता हूँ 40 की स्पीड से, या फिर मैं ऐसे मार सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे मार सकता हूँ, ऐसे मार सकता हूँ, किसी भी एंगल पे मैं 40 की स्पीड से कुछ बुलेट फायर कर सकता हूँ। तो जो मैक्सिमम वाला बुलेट है वो कहां पे जाएगा? जो 45 डिग्री एंगल पे फायर किया जाएगा, दैट विल बी द मैक्सिमम वन। तो अगर मैं 45 डिग्री के एंगल पे एक बुलेट को फायर कर रहा हूं तो वो सबसे दूर चला जाएगा। मान लो ये डिस्टेंस इज x, सो नाउ 45 के एंगल पे अगर मैंने बुलेट को मारा, वो x उसकी रेंज थी, वो x मीटर दूर जाके गिर गया। सिमिलरली अगर मैं इधर भी फायर कर दूं वो भी x मीटर दूर जाके गिर जाएगा। सिमिलरली अगर मैं तुम्हारी तरफ फायर कर दूं तो ये भी x मीटर दूर आके गिर जाएगा। ऐसे मैं पीछे फायर कर दूं x मीटर दूर जाके गिर जाएगा।
तो बेसिकली ये x मीटर का एक सर्कल बन जाएगा मेरे अराउंड, क्योंकि मैंने चारों तरफ बुलेट चला दी, तो मेरे अराउंड ये x मीटर का एक सर्कल बन जाएगा और इस सर्कल का मेरे को एरिया चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन इन अ सिंप्लीफाइड लैंग्वेज। तो मैंने जो क्वेश्चन तुम्हें पूछा था, अब तो मैंने तुम्हें हिंट दे दिया कि 45 डिग्री पे जब तुम मारोगे तो रेंज मैक्सिमम आ जाएगी, तो वो एरिया का सर्कल तुम्हें बताना है, सर्कल का एरिया बताना। लेकिन जब ये पूछा गया था क्वेश्चन, उसमें कुछ नहीं बताया गया था, उसमें सिर्फ ये बोला गया था कि तुम किसी भी एंगल पे फायर कर सकते हो मशीन गन से, तुम बताओ क्या रेंज क्या बन जाएगी, मतलब एरिया कितना बन जाएगा पूरा। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया? सो द हिंट इज कि जब तुम 45 से फायर करोगे तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके द बुलेट विल गो। अब तुम 45 पे जब सारे एंगल्स में फायर करोगे तो एक बहुत बड़ा सर्कल बन जाएगा, दैट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस जहां पे तुम्हारी बुलेट्स गिर रही हैं। लेकिन इससे कम वाली रेंजेस भी तो होंगी ना, ये सारी रेंज पे भी तो तुम बुलेट्स फायर कर ही रहे हो, क्योंकि तुमने 0 से लेके 90 तक सारे एंगल्स ट्राई करने। तो ये सारे भी जो डिस्टेंस है पूरा, ये जो पूरा बड़ा सा सर्कल बन गया x का, इसमें चारों तरफ बुलेट्स ही बुलेट्स हैं, दिस होल सर्कल इज फिल्ड विद बुलेट्स। तो इसका तुम्हें एरिया निकालना है विच इज पाई x स्क्वायर, और x निकालने के लिए तुम क्या करोगे? यस सर 80,457.14 मीटर स्क्वायर। 8045 पॉइंट सर 80,457 पॉइंट 14 मीटर स्क्वायर। 0.14 मीटर स्क्वायर। आई थिंक यस दैट्स करेक्ट। तो इसे हम कैसा करेंगे, सबसे पहले मेरे को ये x निकालना पड़ेगा। तो x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? x is basically the range. x is basically the range of this projectile. और अब रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला बता सकते हैं मेरे को कोई? रेंज का फॉर्मूला बता दो, याद है किसी को? So u square sin U 2 square theta sin 2 theta by g. Sin 2 theta काट दूं, क्योंकि मैक्सिमम इज 45 डिग्री, so this is 90, so this becomes 1. So range comes out to be u square by g. U is how much? 40 into 40 by g. This gives me 160. तो मतलब बेसिकली जो मेरी बुलेट सबसे दूर जाएगी, this bullet will go to a distance of 160 meters. Now the area which will be covered by these bullets will be equal to pi into 160 into 160. This will be my answer. AIEEE का क्वेश्चन था सीधा सीधा, तुम्हें इसको करने के लिए 60 सेकंड दिए गए थे, ओके, एंड इट वाज कंसीडर्ड वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। कोई भी बच्चा इसको 60 सेकंड में कर नहीं पाया था, क्योंकि उस टाइम पे पहली बार ये पूछा गया था। अब तो रट्टा मार लिया बच्चों ने इस क्वेश्चन को, लेकिन दैट टाइम दिस वाज आस्क्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड ये आना चाहिए तुमको, ठीक है। तो बेसिकली जो हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं इसमें वो ये है कि जब मैं 45 डिग्री पे कोई प्रोजेक्टाइल को फायर करता हूँ, देन द रेंज इज मैक्सिमम। ओके, इसको एक बार नोट कर लो। फिर मैं बिल्कुल ही एक ऐसा, तुम्हें एक बिल्कुल ही ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन एक और दे रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क कर लेना उसको, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। इसको देख लो एक बार, नोट वगैरह कर लो अगर करना है तो। और अच्छा, और ग्रुप में ना यार अश्विन है ना, सो अश्विन इज माय कोलीग फ्रॉम द ऑफिस, ठीक है। वो जो सारे नोट्स वोट्स तुम्हें मिलेंगे ना, जो तुम लेके जा रहे हो, वो नोट्स सारे अश्विन ने टाइप किए। तो वो मेरे हैंड रिटन नोट्स थे जो मैंने अपनी नोटबुक में लिखे थे, उसको उसने बढ़िया से इंटरनेट से पिक्चर्स वगैरह ढूंढ के वो पूरा उसने टाइप करके एक बुक बना दिया, ठीक है। वो जो आपको मिल रहे हैं नोट्स, वो वाले। तो अश्विन ने जो अपना ग्रुप है फिजिक्स वाला, उसमें वो भेजा है, she sent this NCERT questions. So this is a set of 42 NCERT questions of motion in a plane. ये जो हम चैप्टर कर रहे हैं motion in 2 dimensions, उसके पूरे NCERT के क्वेश्चंस है। Please start solving them from 1 to 42. अभी जितना हमने सीख लिया, you will be able to do all of these questions. उनको करना स्टार्ट कर दो, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा वो, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें, बहुत ही सिमिलर था, कि तुम इसको होमवर्क कर लेना। एक प्रोजेक्टाइल है, उसको मैंने फायर किया, ये रेंज आ गई r। एक दूसरी प्रोजेक्टाइल है, इसका एंगल था θ1। एक दूसरी प्रोजेक्टाइल है, उसको भी फायर किया, इसका एंगल था θ2। इसकी रेंज भी आ गई r।
सबसे पहले तो थीटा 1 और थीटा 2 में रिलेशनशिप बता दो। Sir, Sir, theta both 1 are complementary. These are complementary angles. So theta 1 is equal to 90 minus theta 2. तो ये इस तरीके के एंगल्स हैं सबसे पहले तो, ठीक है, ये मेरे को पता होना चाहिए। So theta 1 and theta 2 are complementary angles. Now the question जो मेरे को दिया गया था कि ये जो पहली वाली फ्लाइट है थीटा 1 वाली, इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट इज t1। जो थीटा 2 वाली फ्लाइट है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट इज t2। थीटा 1 वाली जो प्रोजेक्टाइल है टाइम ऑफ फ्लाइट इज t1। थीटा 2 वाली जो प्रोजेक्टाइल है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट इज t2। The question which is given to me was t1 into t2 is proportional to 1 by r, 1 by r square, r square। इसको अभी मत करो, ठीक है, इसको होमवर्क कर लेना या फिर इसको नोट करके रख लो, इसको हम क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार सभी। Okay, please do this question as homework. Okay, the next question is जो हमें अभी करना है, क्लास में करना है। The question is, let me change the color. The question is एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल स्पीड है उसकी 3i plus 4j। एक ऑब्जेक्ट है वो इतनी स्पीड से चलना स्टार्ट कर दिया उसने 3i plus 4j की स्पीड से। Okay, and the acceleration of this object, this is the velocity initial acceleration of this object is 0.4i plus 0.3j, 0.4i plus 0.3j. The question is find speed of this object after 10 seconds. Find the speed of the object after 10 seconds. अच्छा, ऑप्शंस दो तुमको। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, एयर ट्रिपलिंग में पूछा गया था, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जो इसकी ऑप्शंस मेरे को दी गई थी देवर 7, 7 root 2, ओके हो गया। आई थिंक ये बहुत ही सिंपल है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। इनिशियल स्पीड दी हुई है, एक्सेलरेशन दी हुई है, तुम्हें फाइनल स्पीड निकालनी है।
v is equal to u plus at. फाइनल स्पीड निकालने के लिए द फॉर्मूला इज v is equal to u plus at. u is given to you, a is given to you, t is given to you. What is the final speed? Sir, 7. Final speed is 7. That's wrong. What is the final velocity? पहले ये बता दो. Velocity और speed में difference पता ना? Velocity क्या होती है? Which is in the vector form. 3 this I plus this j plus this k. This is velocity. Speed क्या है? This one number. Speed is the one number. देखो ये velocity, ये vector, ये भी है vector. Acceleration भी vector है. ये scalar है. Time scalar है. इसमें कुछ time वाइम नहीं है. ये भी scalar है. ये speed है. ओके तो ऐसा करो, तुम क्वेश्चन को बदल दो. फाइंड द स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड एंड वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड्स. दोनों बता दो मेरे को. 10 सेकंड बाद स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है? Sir, velocity 7i plus 7j. यस वेरी गुड. वेलोसिटी 7i plus 7j. सबसे पहले तो गिव मी अ थम्स अप अगर इतना हो गया तो मेरा काम आसान हो जाएगा. नहीं मेरे को पूरा लिखना पड़ेगा. ट्विंकल एंड भावना. ओके भावना. ओके करते हैं एक बार. ठीक है. सो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? v is equal to u plus at. नाउ ये मेरे को v फाइनल निकालना है. u that means initial velocity I have 3i plus 4j plus acceleration कितनी है? 0.4i plus 0.3j into time which is 10. This gives me total मिला के हो जाएगा 4i plus 3j. So this is plus 4i plus 3j. इसको तुम टोटल सम करोगे. This will become 7i plus 7j. This is my final velocity. 7i plus 7j. Initial velocity मेरी इतनी थी. Final velocity आ गई 7i plus 7j. अब ये फाइनल वेलोसिटी ऐसे है 7 और 7 इस डायरेक्शन में. ऊपर 7 इधर 7. तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 2 into 7 into 7 into cos Sir, of 7√2. yes 7√2. दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल इज 90 degrees. सो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स. याद है ना, दो वेक्टर है अगर a और b, दोनों के बीच का एंगल इज थीटा. रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. सो दिस ये तो कट जाएगा. दिस इज 7√2. ओके दिस शुड बी क्लियर. इसमें कुछ खास बात नहीं थी. ठीक है हो जाना चाहिए था. वीडियो देख लेना एक बार अगर थोड़ा सा कोई डाउट रह गया. और ये क्वेश्चन को आई होप तुमने नोट कर लिया होगा. इसके बाद मैं इरेज कर रहा हूँ. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Have you seen those astronauts who go on the moon? आजकल वो वीडियोस निकाल रहे हैं ना, वो जब वो मून पे पहुंच जाते हैं वहां पे वैसे थोड़ा सा फ्लो सा कर रहे होते हैं. तो जब भी कोई एस्ट्रोनॉट मून पे जाता है तो पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि स्पेस में तुम्हें कैसे बिहेव करना है. क्योंकि अभी तो ठीक है, जैसे मैं ना यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं आराम से ऐसे करके खड़ा हो गया. ठीक है मैं इसको बोर्ड को धक्के मार रहा हूँ आराम से, ऐसे ऐसे करके मैंने इरेज कर दिया. अगर ये सारे काम मैं स्पेसशिप में करने लग जाऊं ना, इस बोर्ड को अगर मैंने स्पेसशिप में धक्का मार दिया तो एक्चुअली में मैं बहुत ज्यादा फोर्स से दूसरी तरफ जाके लगूंगा. अब तो ये जो बोर्ड है वो मेरी फोर्स को खा जा रहा है. ठीक है ये बोर्ड का एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है. मैंने इस पे फोर्स लगाई 10 न्यूटन, वो मेरी फोर्स को खा गया. उसने एक नॉर्मल रिएक्शन दिया, वो पी गया फोर्स को. ठीक है इसको हम बाद में पढ़ेंगे. अगला चैप्टर आएगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. उसमें हम देखेंगे कि एवरी एक्शन एंड रिएक्शन लाइक दे वर्क इन पेयर्स. मैंने तुम पे एक फोर्स लगाई तो ये हो ही नहीं सकता कि तुमने वापस कुछ नहीं लगाया मेरे पे, तुम्हें लगाना ही पड़ेगा. मतलब ये नेचर है, लॉ का नेचर है. मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारी मर्जी है. अब मेरे सामने एक टेबल पड़ा है, मान लो मैंने इसको धक्का मार दिया, ये गिर तो जाएगा, ये गिर तो जाएगा क्योंकि इसका मास वगैरह कम है, लेकिन ये तुम पे उतनी फोर्स लगा के गिरेगा. ये गारंटेड है कि कोई भी अगर एक्शन होगा उसका एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा ही होगा. तो यहाँ पे तो ये सारी चीजें सही है. मैंने इस बोर्ड को धक्का मार दिया, 10 जूल से मैं मार रहा हूँ, 10 न्यूटन से मार रहा हूँ, कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा. लेकिन जब तुम स्पेसशिप पे जाओगे
वहां पे तुमने अगर स्पेसशिप की जो वॉल है उसको धक्का मार दिया, तो वहां पे वो जो तुम्हारा धक्का है वो उसको पीने वाला कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तुम्हारा धक्का तुम्हें ही वापस आके लगेगा। तो बेसिकली तुमने जो फोर्स लगाई उसका कोई नॉर्मल रिएक्शन वापस नहीं लगा। सो व्हाट विल हैपन इज तुमने यहाँ पे फोर्स लगाई और तुम दूसरी तरफ दूसरे वॉल पे जाके तुम लगोगे, और ऐसा नहीं है कि जब तुम दूसरी वॉल पे जाके लगोगे तो उस वॉल पे जाके तुम रुक जाओगे, तुम दूसरी वॉल पे जाके लगोगे एक फोर्स के साथ। वो वाली बॉल तुम्हें फिर इधर फेंकेगी, फिर ये वाली बॉल तुम्हें फिर उधर फेंकेगी, वो वाली बॉल फिर इधर फेंकेगी। बेसिकली अगर तुमने एक स्पेसशिप में ये वाली गलती कर दी, साइंटिस्ट को इतनी ट्रेनिंग पता है क्यों दी जाती है? इंटरस्टेलर मूवी देखना तुम्हें थोड़ी सी फील आएगी, ठीक है? अगर एज अ साइंटिस्ट मैंने स्पेसशिप में एक बार इसको ऐसे धक्का मार दिया बोर्ड पे, दैट्स इट, खत्म, मेरी जिंदगी खत्म। अब उसके बाद अगर मेरे को 5 दिन उस स्पेसशिप में रहना है तो वो 5 दिन तक मैं ऐसे ऐसे जाता रहूंगा, लाइक दिस। और तुम ये मत सोचना कि वहां पे तुम्हारे साथ वाला साइंटिस्ट आके तुम्हें बचा लेगा, क्योंकि अगर वो तुम्हारे साथ आ गया, उसने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, फिर तुम दोनों लोगों की जिंदगी खत्म। अब तुम 2 लोग 5 दिन ऐसे ऐसे हिलते रहोगे, क्योंकि तुम्हारी फोर्स को पीने वाला कोई ऑब्जेक्ट नहीं है वहां पे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझो जो मैं शब्दों को बोल रहा हूँ। तुम्हारी फोर्स को पीने वाला कोई ऑब्जेक्ट नहीं, बेसिकली कोई ऑपोजिट रिएक्शन लगाने वाली कोई चीज नहीं है। दैट इज व्हाई सच रिगरस ट्रेनिंग। इस चीज को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एक न्यूटन भाई साहब थे, उनके सर पे आके एक सेब गिर गया, उन्होंने 3 लॉज लिख दिए, उसकी वजह से हमारी जिंदगी खराब हो गई, हम तक पढ़ते आ रहे हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जब मैं मून पे जाता हूँ तो यहाँ पे तो जैसे मैं जंप करूं, ठीक है, अगर मैं जंप करूं अर्थ पे तो मान लो मैं एक सर्टेन डिस्टेंस तक जंप कर पाता हूं। अगर मैं मून पे जाके जंप करूं तो मेरा जो जंप करने का जो डिस्टेंस है, जिस हाइट तक मैं जंप कर सकता हूँ ना, जैसे लॉन्ग जंप होता है, लॉन्ग जंप, तो लॉन्ग जंप अगर तुम अर्थ पे खेलोगे लॉन्ग जंप, मान लो जो बंदा फर्स्ट आया वो उसका जो मैक्सिमम हाइट है x है, वो x मीटर ऊपर जंप कर गया, वो मैक्सिमम हाइट। सबसे पहले तो ये एक प्रोजेक्टाइल है, ओके, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस। जब लॉन्ग जंप का कंपटीशन होता है ओलंपिक्स में तो वो करते क्या है, वो भाग के आते हैं, भागते आते हैं, रन अप लेके एकदम से ये लोग प्रोजेक्टाइल बन जाते हैं, ये लोग प्रोजेक्टाइल बन जाते हैं। ये दूर से आया बंदा, यहाँ पे आके ये प्रोजेक्टाइल बन गया और ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। अब इसको हाइट अपनी मैक्सिमम चाहिए, तो अगर तुम ये अर्थ पे कर रहे हो और किसी एथलीट की मैक्सिमम हाइट जो है वो x आ रही है, तो अब जब यही एथलीट मून पे जाएगा इसकी मैक्सिमम हाइट 6x आ जाएगी, इसकी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी 6x। और ये क्यों होता है? क्योंकि मून पे द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज 1/6 देन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ। और तुमने मैक्सिमम हाइट का प्रोजेक्टाइल में फॉर्मूला सीखा है। प्रोजेक्टाइल के मोशन में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है। कोई मेरे को फॉर्मूला बता सकता है मैक्सिमम हाइट का? So u square sin square 2g upon 2g. u square sin square theta upon 2g. So now your height is proportional to 1/g. तो अर्थ पे जो भी g की वैल्यू है, अर्थ पे g की वैल्यू इज 10, तो तुम्हारी कुछ हाइट आ रही है h1। अब मून पे जब तुम जाओगे दिस वैल्यू ऑफ g बिकम्स 10/6, तो ये 6 आ जाएगा ऊपर, तो your h2 will becomes 6 times h1. That is why when you go to the moon you can actually jump 6 times than what you can jump on the earth's surface. First of all, please give me a thumbs up if this was clear. क्योंकि my height is depending upon 1/g, that means जहां पे मेरा g कम हो जाएगा वहां पे height बढ़ जाएगी। Now mathematical side, please give me a thumbs up if this is clear. ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो, या तो नोट कर लो या फिर वीडियो देख लेना दोबारा। And the next question, okay, we have 10 more minutes, but I want to do 2 questions, okay. The next question is, एक लड़का है, उसके हाथ में मार्कर है।
अब ये जो बंदा है स्ट्रेंथ तो इसकी सेम ही रहेगी, अगर वो 40 की स्पीड से मार सकते तो वो 40 की स्पीड से मारेगा, लेकिन उसके पास ऑप्शन क्या है, वो दिमाग लगा सकता है, वो अपना एंगल चेंज कर सकता है, ठीक है। तो इसकी स्ट्रेंथ सेम है इस बंदे की, लेकिन वो अपना एंगल चेंज कर सकता है, कभी वो 30 के एंगल पे मारेगा, कभी वो सीधा ऊपर मार देगा 90 के एंगल पे, कभी वो नीचे मार देगा, कभी इधर मार देगा, अपना थीटा चेंज कर सकता है, लेकिन यू नहीं चेंज कर सकता। अब नाउ दिस गाय द यू इज फिक्स्ड, थीटा चेंज कर सकता है, और मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ ये जो लड़का है ये मैक्सिमम हाइट जहां तक ये स्टोन को फेंक सकता है, दिस मैक्सिमम हाइट इज 20 मीटर्स, मैक्सिमम हाइट इज 20 मीटर, मतलब वो कितना भी जोर लगा ले, जो मैक्सिमम हाइट आएगी उसको अलग अलग एंगल पे उसने मार के देखा, मैक्सिमम हाइट उसकी आ गई 20 मीटर। तुम बताओ कि इसी फोर्स से जब वो मारेगा तो वो किस एंगल पे फेंके कि उसकी रेंज मैक्सिमम आ जाए, और वो मैक्सिमम रेंज होगी क्या? ओके, थोड़ा सा मैंने शब्दों में समझा दिया तुमको। एक्चुअली में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था वो ऐसे पूछा गया था, अ बॉय कैन थ्रो अ स्टोन अप टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ h, find the maximum r range up to which the boy can throw a stone। बेसिकली मैंने तुम्हें फिगर्स में बता दिया कि मैक्सिमम हाइट है उसकी 20 मीटर, और बताओ मैक्सिमम रेंज कहां तक वो फेंक सकते। अच्छा एक काम करो, इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं मैं, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ यार थोड़ा सा, मैक्सिमम हाइट को ना 45 ले लो, तुम्हारा आंसर आसानी से निकल आएगा, 45 ले लो। ओके वी हैव 5 मिनट्स, मेरे को एक क्वेश्चन और कराना है, जल्दी से कर दो इसको। ओके ठीक है जी, चलो देखते हैं। मैक्सिमम हाइट अगर मेरे को चाहिए, पता नहीं है, देखते हैं, ठीक है हम सॉल्व करते हैं अभी इसको। मैक्सिमम हाइट अगर मेरे को चाहिए तो मैं उसको नो मैंने 90 इज रॉन्ग, ओके 90 इज इनकरेक्ट। सो फॉर मैक्सिमम हाइट अगर मेरे को चाहिए तो मैं इस मार्कर को किस डायरेक्शन में फेंकूं ताकि मेरी हाइट मैक्सिमम आ जाए? So what was the question? The question is, I want to throw this marker at the maximum possible height. At what angle should I throw this marker? So 90 degree. So 40. Exactly. सबसे ज्यादा हाइट चाहिए मेरे को, तो मैं पूरा जोर लगा के इसको ऊपर फेंकूंगा ना, मैं चाहता ही नहीं कि लेफ्ट राइट जाए, मेरे को पूरा ऊपर चाहिए ये, ठीक है, तो मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ से इसको ऊपर फेंक दूंगा। तो मैक्सिमम हाइट के लिए आई विल सिंपली थ्रो दिस मार्कर अप लाइक दिस, और ये ऊपर चला गया 45 मीटर्स। इसका मतलब मैंने कितनी स्पीड से फेंका था मार्कर ऊपर? मैंने एक मार्कर को ऊपर फेंक दिया ऐसे, वो 45 मीटर ऊपर चला गया, बताओ मैंने कितनी स्पीड से फेंका था मार्कर? So 30. ओके यस मनन 30। ट्विंकल भावना साइक, मैंने मार्कर को ऊपर फेंक दिया 45,
45 मीटर ऊपर चला गया, वो बताओ मैंने कितनी स्पीड से फेंका? Sir, 30. 30, यस, क्योंकि वो ऊपर चला गया 45, 30 ये कैसे आया? S is equal to ut plus half a t square, so this is 45, so my u मेरे को निकालना है और t मुझे नहीं पता, ओके, t मुझे नहीं पता, ओके, so first of all I'll apply v is equal to u plus at या फिर v square is equal to u square plus 2g S, इन तीनों इक्वेशंस का कॉम्बिनेशन परमुटेशन निकाल के पहले मैं टाइम निकालूंगा, टाइम निकालने के लिए उसके बाद मैं निकालूंगा इनिशियल वेलोसिटी कितने से फेंके, लेकिन ये सब चीजें तुम भूल जाओ, मैं तुमको आसान तरीका बता रहा हूँ। 45 मीटर ऊपर गया, मतलब कैसे ऊपर गया? वो एंड वाले सेकंड में वो ऊपर गया 5 मीटर, उसके पीछे वाले सेकंड में ऊपर गया 15 मिनट, उसके पीछे वाले सेकंड में ऊपर गया 25 मीटर, सो मतलब 3 सेकंड में ऊपर पहुंच गए। 3 सेकंड में ऊपर पहुंचने का मतलब उसको फेंका गया है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है? ऐसे करना सीख लो, अगर तुम ये इक्वेशंस लगाने लग जाओगे तो पागल हो जाओगे, ठीक है? अगर आंसर निकल भी आएगा तो बहुत टाइम निकलेगा। तो मतलब वो जो लड़का है वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को फेंक सकता है। अब उसको चाहिए मैक्सिमम रेंज, क्वेश्चन में दिया हमें निकालनी है मैक्सिमम रेंज। अब 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर मैं किसी चीज को फेंक सकता हूं और मेरे को चाहिए मैक्सिमम रेंज, तो मैं इसको किस एंगल पे फेंकूं मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए? 45 डिग्रीज। एंड द वैल्यू ऑफ रेंज इज हाउ मच? कैन यू गिव मी द फॉर्मूला? मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन, यहाँ पे क्या लिखूं? G. u square is equal to 30 into 30 into 1 into 10 is equal to 90. That's correct, Manan. I'm sorry. So the range is 90. Okay, please give me a thumbs up अगर ये समझ में आए तो। ओके, सो एक क्वेश्चन जो हमारा रह गया वो तुमने होमवर्क के लिए लिख रखा है। द क्वेश्चन इज, अगर दो प्रोजेक्टाइल्स की रेंज सेम है और दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है t1 और t2, तो द क्वेश्चन इज t1 into t2 is proportional to, the options are 1 by r square, 1 by r and r square। ये तुम्हारे चार ऑप्शंस है। प्लीज डू दिस क्वेश्चन एज होमवर्क। मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना इसका जब हो गया तुम्हारा। और एक और क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क करना पड़ेगा, एंड दिस क्वेश्चन इज, एक बिल्डिंग है, ये होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज अ बिल्डिंग एंड द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग इज 20 मीटर। 20 मीटर इसकी हाइट है और यहां से 40 मीटर दूर से, दिस इज 40 मीटर्स, 40 मीटर दूर से मैंने इस पे एक स्टोन फेंका, and this stone hits the top of the tower. The stone hits the top of the tower horizontally. The stone hits the top of the tower horizontally. इसका मतलब क्या है? ठीक है, मैं तुम्हें एक नई टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ क्योंकि हो सकते क्वेश्चंस में बहुत बार ऐसा लिखा हो तो कंफ्यूज मत हो जाना। इसका मतलब क्या है? If this stone hits the top of the tower horizontally का मतलब क्या है कि जब वो स्टोन यहाँ पे पहुंच गया, इसकी सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो चुकी है, इसकी सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ये जो टॉप ऑफ द टावर है, ये दिस हाइट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। तो बेसिकली तुम्हें ये दिया हुआ है, द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 20 मीटर्स। ठीक है, मैं तुम्हें जस्ट टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ। तो अगर तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है दैट द स्टोन हिट्स सम प्लेस हॉरिजॉन्टली, दैट मींस द वर्टिकल वेलोसिटी इज 0। Now the question is, एक टावर है 20 मीटर हाइट का, 40 मीटर दूर से, 40 मीटर दूर से you throw a stone and it hits the top of the tower horizontally. The question is, find the initial speed of the projectile and at what angle with the horizontal was it thrown. Find u and find theta. This is your question number 2. और होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 is, दो प्रोजेक्टाइल्स हैं, एक को फायर किया है थीटा 1 पे,
दूसरे को फायर किया θ2 पे। पहले की जो रेंज है दैट इज r, दूसरे की रेंज इज आल्सो r। पहले का टाइम ऑफ फ्लाइट इज t1, दूसरे का टाइम ऑफ फ्लाइट इज t2। द क्वेश्चन इज t1 into t2 is proportional to, the options are 1 by r square, r square, 1 by r. Please do these questions as homework and send it across. I'll see you tomorrow, 2 o'clock. Thank you.